Hi everyone. So in this lecture, I am going to talk about the testing of hypothesis. In this testing of hypothesis, we will study uh, from basic definition of hypothesis, then what's type one, what's type two, what's the power of the test, then uniform most powerful test that's Neyman Pearson lemma and likelihood ratio test. We will go with this sequence, right? So so what is basically uh, parametric and non-parametric methods? See, uh, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि when the distribution of some data is known, then the tests that we are applying are known as parametric tests. मतलब आपने Z टेस्ट पढ़ा होगा, आपने T टेस्ट पढ़ा होगा। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारे पास ये पता होता था कि पॉपुलेशन जो है वो कहाँ से ड्रा की गई है। पॉपुलेशन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो जब ऐसा केस होगा, whenever you are known that population drawn from population is basically drawn from normal, then those methods are called parametric. When the population is when we assume that random variables follow a normal distribution, right? तो उस मेथड को कहते हैं पैरामेट्रिक मेथड्स, जिसमें हम पैरामेट्रिक मेथड्स उस मेथड को कहते हैं जहां पे हम वो मेथड्स यूज करेंगे जिसमें आपको पता होगा कि पॉपुलेशन इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड नॉन पैरामेट्रिक व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट नोन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपने देखा होगा Z टेस्ट किसको फॉलो करता है, Z फॉलोज नॉर्मल 0,1। टी टेस्ट में when t is basically when n is less or equal to 30, तो when हम इस n को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो t टेस्ट से बनता है। t टेस्ट किससे बनता है? ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये बन जाता है t विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पे भी पॉपुलेशन नॉर्मल से ड्रॉ होती है, वो Z टेस्ट में भी पॉपुलेशन नॉर्मल से ड्रॉ होती है। नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो काई स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं और यू टेस्ट पढ़ते हैं और रन टेस्ट पढ़ते हैं, मीडियन टेस्ट पढ़ते हैं, क्रुस्कल वालिस टेस्ट पढ़ते हैं। ये सारे टेस्ट हम पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। नाउ सी, इसमें हम पढ़ते हैं क्रुस्कल वालिस टेस्ट, मीडियन टेस्ट, ये सब नॉन पैरामेट्रिक। एंड इन नॉन पैरामेट्रिक वी हैव द कैटेगोरिकल वैल्यू। इसमें हमारे पास जो भी कैटेगोरिकल वैल्यूज है उनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। याद रखना, जैसे हम बोलते हैं कि ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ डेटा होगा ना, उसको टेस्ट करने के लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हो गया ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। देन देखो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मतलब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। लाइक कि हमारे पास कोई भी एजम्पशन है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्यों पढ़ते हैं? to test the hypothesis. Testing of hypothesis is basically to test the hypothesis. And what is this hypothesis? It's an assumption about the population parameter. जैसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी assumption लेते, कोई भी गेस लेते, उस गेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ते। बट बेसिकली रिमेंबर, we are studying testing of hypothesis to only reject the null hypothesis. अभी मैं आऊंगा नल हाइपोथेसिस पे, वो हम बताएंगे। बट ये याद रखना कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसलिए पढ़ते हैं तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नॉट टू एक्सेप्ट द नल, क्योंकि जो हमने क्लेम किया, जो हमने एजम्पशन दिया है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि ये गलत है। फिर बाद में वो देखेंगे कि सही है कि गलत है, वो हम बाद में टेस्टिंग के बाद ही देखेंगे, ठीक है। Now, what is a hypothesis? Hypothesis is nothing but an assumption about a population parameter, derived from a Greek word hypothesia. Thesia, पता नहीं something hypothesia. तो सपोज मतलब हम कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी एजम्पशन या सपोज लेते हैं कि ये होगा। लेट्स सपोज मैंने एक
मेरा एक कंसाइनमेंट है, उसमें 10,000 बल्ब्स है, दैट्स माय पॉपुलेशन। तो मैं कहता हूँ कि जो मीन लाइफ ऑफ दिस बल्ब, जो मीन लाइफ ऑफ दीज बल्ब जो है वो है 30 डेज। तो मतलब एवरेज लाइफ ऑफ दीज बल्ब्स इज 30 डेज। तो मैंने ये एजम्पशन ले लिया, ये होगा ऑन द बेस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। तो अब मुझे एजम्पशन रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब पर्पस क्या है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? टू डिटरमाइन इफ देयर इज इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू सपोर्ट ए स्पेसिफिक बिलीफ अबाउट द पैरामीटर। मतलब हमारे पास अगर एविडेंस है तो हम अपने जो भी हमने एजम्पशन लिया है उसको सपोर्ट और रिजेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एविडेंस कहाँ से आएगा? टेस्टिंग से आएगा। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम दो टाइप्स के हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। वन इज नल हाइपोथेसिस, another one is alternative hypothesis. One is null hypothesis and another is alternative hypothesis. Hypothesis क्या होता है? इट्स द डिफॉल्ट एजम्पशन, मतलब जो हम लेते हैं खुद से, डिफॉल्ट एजम्पशन। इट्स द डिफॉल्टेड या डिफॉल्ट एजम्पशन। इट्स नोन एज द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि हमें देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ बल्ब्स, जो मैंने आपको कहा। तो मतलब एग्जांपल, एच नॉट इज इक्वल टू थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। There is no difference between theta 1 and theta 2. This is the average of one consignment. This is the average of second consignment. तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं आपस में। We test for the possible, देखो, we test for the possible rejection of H naught. Possible rejection of H naught मतलब जब भी हम टेस्टिंग करते हैं याद रखना कि हम we are testing for rejecting the null hypothesis, not accepting the null hypothesis. Then alternative. Alternative is just alternative of null hypothesis. So, it stands in opposition to H naught. कि अगर ये होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो अच्छा ये भी तो हो सकता है इसमें। हाँ देखो, H नॉट इज माई नल हाइपोथेसिस वर्सेस H1। H1 क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1 इज ऑल्टरनेटिव। इसके तीन केसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है नॉट इक्वल टू थीटा टू, या ग्रेटर देन थीटा टू, या थीटा वन लेस देन थीटा टू। H1 थीटा वन लेस देन थीटा टू। तो नल एंड ऑल्टरनेटिव आपको समझ आया हो। नल क्या है? डिफॉल्टेड एजम्पशन है अबाउट द सम स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर, एंड इट्स नोन एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। आपने देखा होगा, अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपने जेड टेस्ट फॉर मीन ऑफ द सैंपल्स पढ़ा होगा। वहां पे आपने देखा होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मीन्स, ठीक है, वो आपने देखा होगा या टी टेस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास और दो टाइप्स के हाइपोथेसिस है, दैट इज सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल सिंपली हमें ये कहता है कि इट स्पेसिफाइज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली। मतलब अगर मैंने ले लिया x फॉलोज नॉर्मल थीटा कामा 1, तो ये हमें बताता है एच नॉट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 10। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज थीटा इज मीन, मीन बराबर है 10, कंप्लीटली बता देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिंपल। कंपोजिट में क्या होगा? ये स्पेसिफाई इट डजंट स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली। मतलब थीटा ग्रेटर देन 10 बोल रहा है, 10 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, नॉट कंप्लीटली। ये तो कंप्लीटली हमें बताता ही नहीं। थीटा लेस देन 10, थीटा लेस देन 10 कोई भी वैल्यू, यहाँ थीटा इज नॉट इक्वल टू 10। जब भी आपको कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि दिस इज माई कंपोजिट। एक क्वेश्चन आया था शायद जैम 2022 में, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट। कंपोजिट पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिट हाइपोथेसिस। उसमें क्या था? उसमें शायद ग्रेटर देन ऑप्शन था। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके अगर कोई सीयूटी दे रहा है उसके उसके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये कंपोजिट क्या होता है, सिंपल क्या होता है, नल क्या होता है। सीयूटी की लेवल बहुत ही लो है। नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरियंस, इसकी एग्जांपल लेंगे। इसमें हमें कह रहा है कि x फॉलोज नॉर्मल, मीन क्या है? म्यू कमा म्यू नॉट कमा सिग्मा नॉट स्क्वायर, नहीं म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर। x follows normal mu comma sigma square। x follows normal
म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर। तो ये कह रहा है तुम्हें कि एच नॉट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब जो पॉपुलेशन मीन है दैट्स म्यू, वो सैंपल मीन के बराबर है। पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर है वो सैंपल सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि एच नॉट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बट sigma square is greater than sigma naught square, still it is composite, still it is composite। यहाँ ऐसा हुआ, still this is composite, still this is composite, still this is composite। सी जब भी हम जब भी हम एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, हमारे पास हम एक ऐसे डिसीजन पे आते हैं जहां पे हम कमिट करते हैं टू एरर्स, वन इज टाइप वन एरर एंड सेकंड वन इज टाइप टू एरर्स। हमें देखना है, हमें देखना है जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, हमें देखना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसा है, एंड अगर उसमें एरर आए तो उस एरर को हम कैसे देखेंगे, दैट्स दी टाइप वन एंड टाइप टू एरर, मतलब हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर्स। ठीक है, सही। इस टेबल को याद रखना है आपको कि सी ये है मेरे पास डिसीजन, सी व्हेन, इसको मैं कहां पे लिखूं, हाँ एक मिनट, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से कंट्रोल वी, हाँ, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सी सी अगर मैं टाइप वन की बात करूंगा, टाइप वन एरर की बात करूंगा, तो ये कहता है आपको कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड, टाइप वन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, इसको अभी बोल रहा हूँ। तो ये कहता है कि अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस है और उसको आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो जबकि वो ट्रू है, तो दिस इज नोन एज टाइप वन एरर, दिस इज नोन एज टाइप वन एरर। और सॉरी, और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू, दिस इज नोन एज अल्फा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज नोन एज टाइप वन एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज नोन एज टाइप वन एरर। तो यहीं पे मैंने लिखा है सी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दैट इज टाइप वन एरर। ये तो ट्रू डिसीजन है, एक्सेप्ट एच नॉट एंड एच नॉट इज ट्रू, ये तो ट्रू है। ठीक है, अगर अगर मैं मान लेता हूं ओमेगा इज माय क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन कौन सा रीजन होता है जिसमें हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। लेट सपोज क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट कर रहे हैं ना एच नॉट, तो इसके लिए क्रिटिकल रीजन क्या होगा, रिजेक्शन रीजन। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, सी दिस इज ज़ेड अल्फा बाई माइनस ज़ेड अल्फा बाई टू, दिस इज ज़ेड अल्फा बाई टू। सो ये है क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास, ये जो है ये है क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास, ये है वन माइनस अल्फा। तो इस रीजन को मैं कहता हूं, ये जो रीजन है दिस इज माय एक्सेप्टेंस रीजन, यहाँ पे मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता हूं। और अगर मेरी जेड कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ यहाँ पे आई, लेट सपोज यहाँ पे मैं जेड ले लेता हूँ, कुछ यहाँ पे आई, या इस रीजन में या इस रीजन में, तो मैं कहता हूँ कि वी रिजेक्ट एच नॉट। तो ये जो रीजन है दिस इज माई क्रिटिकल रीजन, दिस इज माई क्रिटिकल रीजन, और दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज
रिजेक्शन रीजन, इस रीजन को मैं कहता हूँ रिजेक्शन रीजन, या तो ये या ये these two are my rejection regions। तो मान लेता हूं मैं ओमेगा इज माई क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सी, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी अगर x बिलोंग्स टू ओमेगा, मतलब इस रिजेक्शन रीजन में व्हेन h नॉट इज ट्रू, दिस इज स्टिल अल्फा। मतलब हमारा जो सैंपल वैल्यूज है वो किस में लाई कर रहा है? रिजेक्शन रीजन में, व्हेन h नॉट इज ट्रू। मतलब हम अपने एजम्पशन को रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन दैट इज ट्रू, जबकि वो ट्रू है। मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मीन लाइफ ऑफ द बल्ब इज 30 और वो ट्रू है, लेकिन हम उसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज टाइप 1 एरर, दैट इज टाइप 1 एरर। सी, इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में टाइप 1 एरर को कहते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्क। मतलब ये प्रोड्यूसर्स रिस्क, प्रोड्यूसर ने इतना कंसाइनमेंट बना लिया, ऊपर से उसी चीज को रिजेक्ट करे, जबकि वो ट्रू है। कंसाइनमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, उसमें जितने भी बल्ब्स हैं उनकी मीन लाइफ 30 है, लेकिन हम उसी चीज को रिजेक्ट करते हैं। मतलब पूरा टाइम एंड कॉस्ट विल बी लॉस इन टाइप 1 एरर। हियर इट्स कॉल्ड द सीरियस, दिस टाइप 1 एरर इज कॉल्ड सीरियस when we reject h naught when h naught is true। Yeah, we are convicting an innocent person, जबकि वो इनोसेंट है, हम उसी को कन्विक्ट करते हैं। ये तो गलत बात है ना। मतलब यहाँ पे सीरियस हुआ, तो यहाँ पे सीरियस हुआ। नाउ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर गला ही खराब हो गया। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर इज नथिंग बट एक्सेप्ट h naught when h1 is true। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ h naught when h1 is true निकालेंगे, उस चीज को हम कहते हैं बीटा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम किसी और चीज को एक्सेप्ट करें जबकि कोई और चीज ट्रू है। दैट इज टाइप 2 एरर। सी, ये है ओमेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा ओमेगा बार, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ओमेगा बार व्हेन h1 इज ट्रू, दैट इज बीटा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सैंपल वैल्यूज इसमें है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि h1 ट्रू है, जबकि h1 ट्रू है। मतलब हम वो सैंपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्टिंग h नॉट, हम वो सैंपल एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इस एरिया में है, इस रीजन में, जबकि h1 ट्रू है या वो सैंपल्स ट्रू है जो दूसरे रीजन में। तो गलत है ना। तो इसको हम SQC में कहते हैं कंज्यूमर्स रिस्क। देखो, प्रोड्यूसर रिस्क ने क्या कहा, प्रोड्यूसर रिस्क ने क्या कहा कि रिजेक्टिंग h naught when h naught is true। इसने क्या कहा, एक्सेप्टिंग h naught when h1 is true। ये तो प्रोड्यूसर रिस्क है। ये क्या है, कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर वो एक्सेप्ट करता है जो कि ट्रू नहीं है, तो ये तो इसकी गलती है ना, कंज्यूमर की गलती है। वो क्या करता है, वो करता है कि जब h1 ट्रू है तो किसी और चीज को एक्सेप्ट करता है, किसी और चीज को एक्सेप्ट करता है। एंड इट्स लेटिंग ए क्रिमिनल गो फ्री। मतलब हम क्रिमिनल को बरी करते हैं, लाइक बरी इन द सेंस कि हम उसको फ्री कर देते हैं, जबकि वो क्रिमिनल है। देखो, जबकि वो क्रिमिनल है और उसको हम क्या करते हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, मतलब h नॉट, ही इज नॉट ए क्रिमिनल, उसको हम लेट गो करते हैं। बट h1 कहता है वो क्रिमिनल है। यहाँ पे भी ये सीरियस हो गया ना, हम क्रिमिनल को सेट फ्री करते हैं जबकि वो क्रिमिनल है।
दिस इज सीरियस वन, दिस इज सीरियस। आई होप कि आप लोगों को ये टाइप 1 और टाइप 2 समझ आया होगा कि टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, टाइप 2 क्या होता है। इसके बाद आता है पावर ऑफ द टेस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक मिनट। हाँ ये है ना, सी ये तो हो गया, टाइप 1 और टाइप 2 तो हो गया। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 तो हो गया। नाउ अभी इसमें ना ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस हम आराम से धीरे धीरे करेंगे। क्रिटिकल रीजन एंड साइज ऑफ द टेस्ट। से रिजेक्शन रीजन, द सेट ऑफ वैल्यूज दैट टेस्ट स्क्रीन्स फॉर व्हिच नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मैंने अभी जो आपको कहा कि ये वो रीजन है, ये वो रीजन है, क्रिटिकल रीजन भी इसे कहते हैं। ये वो रीजन है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर व्हिच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो ये वो रीजन है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। एंड एक्सेप्टेंस रीजन इज, हाँ, ओमेगा बार। ओमेगा बार इज माय एक्सेप्टेंस रीजन। एज यू नो, ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 1। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा बार शुड बी इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा should be equal to 1. Alpha plus beta is equal to 1. Probability of beta plus LOS. Then the probability of, इसको एक बार देख लेना, इसको एक बार बुक से देख लेना। Level of significance, the probability of committing a type 1 error, it is the probability of committing type 1 error, that is alpha LOS. It's usually fixed before collecting the sample. इस पे मैं आऊंगा कि इसको हम फिक्स क्यों करते हैं, इसको हम फिक्स क्यों करते हैं। ठीक है, हाँ यहीं पे तो लिखा है। सी द ट्रेड ऑफ होता है मतलब आपस में ट्रेडिंग करना। सी क्या करते हैं अल्फा और बीटा। सी अगर हम अल्फा को बढ़ाएंगे, बीटा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एरर है, दोनों को हमें मिनिमाइज करना है, बट दोनों को एक साथ हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, दैट विल बी द डिफिकल्ट टास्क। सो अगर हम अल्फा को घटाएंगे, बीटा भी घट जाएगा। तो मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि एक को हमें मिनिमाइज करना है, दूसरे को हमें फिक्स करना है। सो देखो अल्फा को हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि जब हम बीटा को मिनिमाइज करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, तो पावर बढ़ जाएगा। पावर जब बढ़ जाता है तो हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिल जाता है, या यूनिफॉर्म मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन तब मिलेगा जब पावर मैक्सिमम हो। इसीलिए हम बीटा को मिनिमाइज करते हैं ताकि पावर बढ़ सके। और अगर हम अल्फा को मिनिमाइज करेंगे तो पावर नहीं बढ़ेगा, तो हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना कि जो हमारे पास दो टाइप ऑफ एरर्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2, दैट्स अल्फा एंड बीटा। दोनों को हमें मिनिमाइज, एज यू नो कि जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं, जबकि उसमें एरर आएगा तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं। लेट्स सपोज आप मशीन लर्निंग की बात करो, मशीन लर्निंग में जब आप कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन जब आप बनाते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं, तो मतलब एरर को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे सुपरवाइजर में ही अगर आप देखोगे डिसीजन ट्री में अगर ओवर फिटिंग है, वो भी तो एरर है एक टाइप का, उसको भी हम मिनिमाइज करते हैं, ओवर फिटिंग को ओवरकम करते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द एरर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मिनिमाइज द एरर, वी मिनिमाइज द एरर। ठीक है, and say in this it's impossible to minimize both alpha and beta simultaneously for a fixed sample size. Typically we fix alpha. तुमने देखा होगा जब भी तुम टेस्टिंग करते हो तो तुम्हें 5% लेना होता है, या 10% लेना होता है, या 1% लेना होता है। सो दैट इज बेसिकली अल्फा। आप अल्फा को फिक्स करते हो पहले इस परसेंट पे, आपको ये पता, ताकि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हो। 95% पे आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हो। 10% पे आप 90% कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो सैंपल वैल्यू है, सैंपल स्टेटस वो इस रेंज में लाई करेगा। एंड यहाँ पे 99% CI, मतलब अल्फा प्लस CI इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर अल्फा 5% गिवन है तो CI क्या होगा? 95%। ये बात आप याद रखना, अल्फा प्लस CI इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर अल्फा 5% गिवन है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे बनेगा। ठीक है, नाउ ये तो समझ गए आप कि हम
बीटा को मिनिमाइज क्यों कर दे, ताकि पावर मैक्सिमाइज हो, और जब पावर मैक्सिमाइज होगा तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हमें मिल सकता है, या यूनिफॉर्म मोस्ट क्रिटिकल रीजन हमें मिलेगा। तो ये कहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे लेमन पियर्सन लेमा एंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में। ठीक है, मतलब समझो कि हम बीटा को मिनिमाइज क्यों करें। बीटा को हम मिनिमाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है, जो कि अल्फा, अगर हम अल्फा को मिनिमाइज करेंगे तो पावर हमें मैक्सिमाइज नहीं होगा, तभी हम क्या करते हैं, बीटा को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है ना, पावर ऑफ द टेस्ट, पावर क्या होता है, पावर फंक्शन, देखो पावर ऑफ द टेस्ट आता है पावर फंक्शन से। पावर फंक्शन रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब हम क्या करते थे अंदर, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट। मतलब जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता था, सॉरी, रिजेक्टिंग एच नॉट, हाँ जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता था, दैट इज अल्फा। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया कि थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, बट वी जनरली पुट थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा थीटा नॉट भी हो सकता है, थीटा वन भी हो सकता है, दैट विल बी द डिफरेंट केस। ठीक है, तो मतलब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पावर फंक्शन ऐसे बनाते हैं, सी पावर फंक्शन से आपको दोनों चीजें निकलेगी, एक तो निकलेगी पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, और टाइप वन एरर। ठीक है, टाइप वन एरर अगर आपको एग्जाम में पूछा गया फाइंड द साइज ऑफ द टेस्ट, तो टाइप वन एरर निकालना, तो टाइप वन एरर पूछा तो टाइप वन निकालना है। ठीक है, ठीक ठीक, आपको जब भी टाइप वन और टाइप टू निकालने के लिए आएगा, जस्ट रिमेंबर कि आपको क्या करना है, आपको ये फंक्शन बनानी है पहले, प्रोबेबिलिटी थीटा ओमेगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा गिवन थीटा, मतलब सिंपली अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे मैं दिखाऊंगा आपको पावर फंक्शन हम कैसे बनाएंगे। अगर थीटा की जगह यहाँ पे एच नॉट हुआ, मतलब यहाँ पे देखो हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट, व्हेन एच नॉट इज ट्रू तो मिल गया अल्फा। प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दैट इज द पावर ऑफ द टेस्ट। मतलब प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, इसको मैं कहूंगा वन माइनस बीटा, वन माइनस बीटा। और टाइप टू तो आपको पता ही है, और ये होगा प्रोबेबिलिटी में रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये हो गया अल्फा। तो मतलब देखो जब यहाँ पे थीटा, मतलब यहाँ पे एच नॉट लिख, मान लो एच नॉट और एच वन मान लो, जब एच नॉट आएगा तो अल्फा आएगा, जब एच वन आएगा तो वन माइनस बीटा आएगा, विच इज द पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट वन माइनस बीटा। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, पावर ऑफ द टेस्ट की कुछ वैल्यू आएगी वन माइनस बीटा। अगर इसकी कुछ वन माइनस बीटा इज समथिंग आ गया, फिर यहाँ से तो आप निकालोगे वन माइनस समथिंग इज इक्वल टू बीटा। बीटा क्या है, बीटा इज ए टाइप टू एरर, बीटा इज टाइप टू एरर। इसको समझना अच्छे से, इसको समझना अच्छे से, इसको समझना अच्छे से। इतना ही था ये क्या, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, मेरे पास तो वन नोट ओपन ही है। तो सी अब मैं आपको दिखाऊंगा अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, लेट मी राइट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है मेरे पास, सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप वन टाइप टू पावर ऑफ द टेस्ट पे पूछे जाते हैं वो हम सारे करेंगे। सी हियर आर द सम पॉइंट्स which we are going to do before doing the questions. See, size of the test, size of the test, that is type 1 error, but this is the maximum value of type 1 error, that is the supremum value of type 1 error. So this is type 1 error and the supremum value of type 1 error. That is simply whenever you are asked to find the size of the test, just simply find type 1 error, that will be the maximum value of type 1 error, that is size of the test. Then p value, most important, most important. So what's basically p-value? So it's basically a number which is used to help you decide whether your results are significant, statistically significant.
कि मतलब p वैल्यू आप उस सिचुएशन में निकालते हो व्हेन यू डिसाइड वेदर योर रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब H नॉट इज ट्रू, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स एट लीस्ट एज एक्सट्रीम एज द वंस यू ऑब्जर्व। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस H नॉट है, ठीक है, द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट at 5% level of sickness. If this is true, if H naught is true, null hypothesis is true at 5% level of sickness, then अगर हमने यहाँ पे Z टेस्ट लगाने के बाद P वैल्यू निकालने के बाद P वैल्यू यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी Z greater than, let's suppose that this is observed value, this is probability Z greater than Z, this is my P value. If मतलब this is for one tail के लिए मैं अभी समझाऊंगा, यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो, यहाँ पे बस क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी Z टेस्ट लगाने के बाद Z टेस्ट इज फॉर द मीन्स कि हमें दिखाना है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स सपोज मैंने Z टेस्ट लगा दिया, यहाँ Z टेस्ट के बाद मैंने P वैल्यू निकाला, अगर P वैल्यू यहाँ पे 0.03 आई, लेट्स सपोज P वैल्यू इज 0.03, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर P वैल्यू लेस देन अल्फा है, अल्फा क्या है 5% विच इज नथिंग बट 0.05, अगर P वैल्यू लेस देन दिस आए तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, मतलब द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट, वी रिजेक्ट मेडिसिन हैज इफेक्ट, मेडिसिन के पास इफेक्ट होगा। इस केस में अगर P वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो तो वी एक्सेप्ट H नॉट, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे चीजें डिफरेंट है, सी कैसे, जब भी हम Z कैलकुलेटेड निकालते थे, अगर Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड आया, Z टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तब हम कहेंगे कि वी रिजेक्ट H नॉट। बट इन केस ऑफ P वैल्यू, अगर हम यहीं पे P वैल्यू निकालेंगे, इसी Z टेस्ट के केस में P वैल्यू निकालेंगे, अगर P वैल्यू लेस देन अल्फा आया, स्टिल वी रिजेक्ट H नॉट। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि अगर Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड, whenever we are applying some tests like T test है, Z टेस्ट है, तो वहां पे हम क्या करते थे, अगर T कैलकुलेटेड एंड Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड और T टैबुलेटेड, तो we reject H one. But P value में things will be different. How things will be different? See, I have given you this statement that if P value is greater than alpha, that's level of significance, then we accept H one. Otherwise, we reject H one. Now, in different cases, if T is greater or equal to K, which is my critical region. If critical region is given as this, let's suppose critical region is given as this, P वैल्यू में हम क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि आपके शायद आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। If critical region is this, then what will be the P value? Then P value will be probability T greater than or equal to T naught when theta is equal to theta naught। मतलब ये T naught क्या है, यहाँ पे T naught is nothing but, ये क्या बन गया, इंसान जैसा बन गया, T naught is यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आपको गिवन होगा, but T naught is the observed value. If critical region is given like this, then P value will be probability T less or equal to T naught when theta is equal to theta naught। इसको देखो, इनइक्वालिटी है ना ये, तो मतलब ये जो है ये भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। नाउ क्वेश्चंस को देखते हैं हम, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 1, लेट द पीडीएफ of a random variable x be f of x comma theta, which is nothing but 1 upon theta 0 otherwise, where h naught is equal to theta is equal to 2 versus h1 is equal to theta is equal to 3. Then you need to find first find the power function
फाइंड पावर फंक्शन, दूसरा साइज ऑफ द टेस्ट, नंबर 3 पावर ऑफ द टेस्ट, where this is and critical region तो given होना चाहिए ना, critical region b omega, that is x is greater than 1. इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको फाइंड पहले पावर फंक्शन निकालना है, पावर फंक्शन के बाद साइज ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट के बाद पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको निकालनी, ये दो चीजें यहीं से आएगी। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो इसको, देन मैं बाकी क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करके बाकी क्वेश्चंस भी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन एक ले लेता हूँ मैं। Let x1 up to xn be a random sample of size n from normal mu comma 1 to test h naught is equal to mu is equal to 5 versus h1 is equal to mu is equal to 4. Then the decision rule is reject h naught if x bar is less or equal to c, if alpha is equal to 0.05 and beta is equal to 0.10. Determine n and hence c. Question number 2. Question number 3. Question number 2. Number 2. हाँ, p वैल्यू पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप। A random sample x1 up to x6 of size 6 is taken from Bernoulli distribution with parameter theta, and h naught is 1/2 versus h1 is equal to theta greater than 1/2 based on statistic y is equal to summation xi, I is equal to 1 to 6, the value of y corresponding to the observed value is 4. Then p value. एक और क्वेश्चन लेते हैं p वैल्यू पे, ताकि p वैल्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Let x1 up to x9 be a random sample from नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर। क्या करना है आपको, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि कैसे होगा, देन उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। वायर म्यू बिलोंग्स टू आर, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आर अननोन। लेट observed values of x bar
is equal to 1 upon 9 summation xi I is equal to 1 to 9 and s square is equal to 1 by 8 summation I is equal to 1 to 9 xi minus x bar square b 9.8 and 1.44 respectively. If likelihood ratio test is used to test the null hypothesis and to test the hypothesis, h naught is equal to mu is equal to 8.8 versus h1 is equal to mu is greater than 8.8, then p value of the test. इसमें भी आपको p वैल्यू निकालना है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम डिस्क्रीट से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है ये 5. लेट p be the probability that a coin will fall head at single toss in order to test h naught is equal to p is equal to 1 by 2 versus h1 is equal to p is equal to 3 by 4. The coin is tossed 5 times and h naught is rejected if more than 3 heads are obtained. Find the probability of type 1 and power of test. ये 5 क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए, एक एक करके इनको हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम इनको देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है और भी 10-15 क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2 और पी वैल्यू पे। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो ये क्वेश्चंस पे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है जो कि जैम गेट CSI नेट और जहाँ जहाँ पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस है मेरे पास ही, ठीक है। तो हाँ, तो ये आप क्वेश्चंस मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, एक बार मुझे मैसेज कर देना जिसको ये क्वेश्चन चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके पूरा टाइप 1 टाइप 2 पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, तो मेरे पास क्या गिवन है, x फॉलोज यूनिफॉर्म 0, थीटा। तो मुझे क्या निकालना है, पावर फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी h नॉट व्हेन थीटा इज ट्रू, ठीक है, h नॉट व्हेन थीटा इज ट्रू। तो मुझे क्या इसमें निकालना है, क्रिटिकल रीजन गिवन है, मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ओमेगा व्हेन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 to थीटा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 क्रिटिकल रीजन है, तो कहां तक जा रहा है, थीटा तक जा रहा है। यही तो है ना, x इज 1 to थीटा, मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, बट क्रिटिकल रीजन गिवन है कि इस क्रिटिकल रीजन में आपको ये सब निकालना है, x इज ग्रेटर देन 1 to थीटा 1 by थीटा dx। अब ये तो मेरे पास पावर फंक्शन यही है मेरे पास, ये मेरे पास पावर फंक्शन है। एक मिनट, ये मेरे पास पावर फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 by थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या तुम टाइप 1 और टाइप 2 नहीं निकाल सकते हो इसके बेसिस पे।
इसके बेसिस पे टाइप 1 और टाइप 2 नहीं निकाल सकते। तो टाइप 1 क्या कहता है, व्हेन थीटा नॉट इज ट्रू, मतलब P इज इक्वल टू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, दैट इज अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2, लेट सपोज दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 1/2। अब देखो व्हेन थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, तो ये बन गया अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, मतलब प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन पे जाओ ना, व्हेन दिस इज ट्रू, तो मैंने थीटा की जगह H नॉट ले लिया, यहाँ पे थीटा की जगह मैंने H नॉट ले लिया, तो ये बन गया अल्फा। नाउ 1 माइनस बीटा, थीटा की जगह क्या लेना है, 3, so 3 minus 1 that is 2/3, this becomes my power of the test, power of test। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, probability x belongs to omega h1 is true, मतलब theta 1 is true, when theta 1 is true it becomes power of the test। मिल गए तीनों चीज, और कुछ करना ही नहीं था इसमें, मतलब समझो समझो, ये मेरे पास पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन में अब जब थीटा की वैल्यू h थीटा नॉट डालोगे तो अल्फा मिलेगा, वेन थीटा 1 डालोगे तो 1 माइनस बीटा मिलेगा। अब 1 माइनस बीटा क्या है मेरे पास, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू 1/3, सो दिस बिकम्स माय टाइप 2। तीनों चीजें मिल गई हमें, बस कुछ और करना ही नहीं, पावर फंक्शन बनाओ, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करो, अल्फा और 1 माइनस बीटा ले लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, से क्रिटिकल रीजन क्या गिवन है, ये गिवन है, इफ एच नॉट इज ट्रू, और हमें क्या गिवन है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ओमेगा व्हेन थीटा नॉट इज ट्रू, तो क्या होगा अल्फा, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज क्रिटिकल रीजन, दैट इज x बार लेस और इक्वल टू c व्हेन थीटा नॉट क्या है 5, व्हेन 5 इज ट्रू, दैट इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0.05, ठीक है। क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x बार माइनस व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, दैट इज म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है, डिवाइड बाय x बार है ना, देखो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फिर, नॉर्मल म्यू कामा 1 अपॉन n, ये है x बार का डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट n, तो ये क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट n, which is less than c minus 5 divided by 1 upon under root n, which is nothing but 0.05। तो ये तो z बन गया, प्रोबेबिलिटी z is less than under root n c minus 5 is equal to 0.05, 0.05, तो ये किसके बराबर है, 5 of under root n c minus 5 is equal to 0.05। put it equation first, put it equation first, put it equation first। मिल गया ना, अल्फा से एक इक्वेशन मिल गया, अब बीटा से एक इक्वेशन चाहिए, बीटा क्या होगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ओमेगा बार, व्हेन बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एक्सेप्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज, एक्सेप्ट h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, व्हेन h1 इज ट्रू, h1 व्हेन h1 इज ट्रू, व्हेन h1 इज ट्रू। तो अगर हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये तो हो गया एक, नाउ बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, क्रिटिकल रीजन तो चेंज होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, लेस देन और इक्वल टू था, तो ये चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन c व्हेन थीटा 1 इज ट्रू, बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, सॉरी दिस इज x bar minus what's the mean of this x bar, that is mu is 4, 1 upon under root n is greater than c minus 4, 1 upon under root n। क्लियर है, क्लियर है।
सो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन अंडर रूट n c माइनस 4। बीटा की वैल्यू गिवन है ना, कितनी है 0. एक मिनट, बीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना 0.10। ये कहाँ गया ये क्वेश्चन? बीटा की वैल्यू 0.10 is equal to 1 minus 5 c minus 4 divided by या अंडर रूट n c minus 4। देखो, रिमेंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ z greater than z प्लस प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है। सो प्रोबेबिलिटी z greater than z को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू z। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ z। तो मैंने यहीं पे यही चेंज किया है, ठीक है। सो 5 अंडर रूट n c minus 4 is equal to 1 minus 0.10, that is 0.90। so 5 under root n c minus 4। so this is second। now first and second को यहाँ पे हम लिखेंगे 5 under root n c minus 5 is equal to 0.90। 5 under root n c minus 5 is equal to, अरे सॉरी, ये था यहाँ पे, ये यहाँ पे 0.90 था और ये था मेरे पास 0.05। अब हमें यहाँ से n और c की वैल्यू चाहिए, n और c की वैल्यू चाहिए। 5 इनवर्स 0.05 की वैल्यू होती है -1.645 और 5 इनवर्स, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मैंने नहीं दिया, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और 5 इनवर्स 0.90 की वैल्यू होती है 1.28। तो c फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट n c minus 5 is nothing but 5 इनवर्स 0.05, दैट्स -1.645। और यहाँ से अंडर रूट n c minus 5 is equal to 1.28, 1.28। now this is 3, this is 4। on dividing under root n c minus 5 is equal to -1.645 divided by under root n c minus 4 c minus 4 1.28। तो ये और ये कैंसल आउट, 1.28 c minus, this is minus 5 into 1.28 is equal to -1.645 c minus minus plus 4 into 1.645। यहाँ से आपको c की वैल्यू जो मिलेगी 4.44, c की वैल्यू यहाँ से आपको मिली 4.44। यहाँ से मैंने कैलकुलेट डायरेक्टली कर लिया, यहाँ से आपको c की वैल्यू 4.44। नाउ पुट c इज इक्वल टू 4.44 इन दिस। तो हमें क्या निकालना है, एक मिनट, आपको निकालना है इसमें डिटरमाइन n एंड c। अब n निकालना है ना, तो अगर हम n निकालेंगे यहाँ से n निकालेंगे अंडर रूट n, या इसमें डाल n 4.44 minus 4 is equal to 1.28। so under root n is equal to 1.28 divided by 4.44 minus 4। so यहाँ से n की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8। इस सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू 8, मतलब c इज इक्वल टू 4.44 एंड n इज इक्वल टू 8, अप्रोक्सीमेटली 8 एंड n इज अप्रोक्सीमेटली 8। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, सी इसमें हमने क्या किया, क्या हमें पहले देखो, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, कहाँ गया, यहां से एक इक्वेशन बनेगी और यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी। देन आफ्टर सॉल्विंग द टू इक्वेशंस, आपको तो पता ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा,
quadratic equation नहीं, not quadratic equation but system of linear equations. That was in class शायद 9th की 10th में. सिस्टम ऑफ लीनियर दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली यहाँ एन और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ आफ्टर मेकिंग द टू इक्वेशंस. सो एंड नंबर 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पे पी वैल्यू निकालना. यहाँ पे पी वैल्यू निकालना. देखो यहाँ पे तो आपको पता ही है ना, ये ऑल्टरनेटिव है, मतलब राइट टेलर्ड. राइट टेल, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ना, तो ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेटिव इज राइट टेल. तब हम पी वैल्यू को कैसे लिखेंगे? पी वैल्यू को कैसे लिखेंगे? पी वैल्यू को कैसे लिखेंगे? पहले देखो आप, एक मिनट. पहले देखो आप कि वी आर हैविंग x1 अप टू x6 ऑफ साइज 6 इज टेकन फ्रॉम द बर्नौली. तो मतलब y is equal to summation I is equal to 1 to 6 xi will follow binomial 6 comma theta. क्लियर है ये? क्योंकि अगर x1 बर्नौली है तो समेशन xi बाइनॉमियल है. ठीक है, इसको भी करेंगे, इसको भी हम अच्छे से करेंगे. My handwriting is not that good, but please bear with it. क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा ना उस पर कंसंट्रेट कर, तब आपको जो मैं लिख रहा हूँ समझ आएगा. see यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे y is equal to summation I is equal to 1 to 6 xi will follow Bernoulli 6 comma theta. ठीक है, और हमारे पास क्या क्या गिवन है? h नॉट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1/2 वर्सेस h1 इज इक्वल टू थीटा इज ग्रेटर देन 1/2. ये दो चीजें आपको गिवन है. द वैल्यू ऑफ y corresponding to the observed value is 4. observed value क्या है, मतलब t नॉट की वैल्यू क्या है? t नॉट इज 4. तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 4 व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. यही तो निकालना है आपको, ग्रेटर और इक्वल, यही तो आपको निकालना है. कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है बाइनॉमियल में. अगर प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 4 ये निकालना है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? व्हाट इज n? n इज 6cx. 6cx थीटा रेज पावर x 1 माइनस थीटा 6 माइनस x. ठीक है, नाउ ग्रेटर देन 4 का है ना, तो 6c4 थीटा व्हेन थीटा नॉट इज ट्रू दैट्स 1/2. वेट अ मिनट, p वैल्यू एक मिनट. हाँ, थीटा इज 1/2 और x की जगह 4, 1 माइनस 1/2, 6 माइनस 4 इज 2 प्लस 6c5 1/2, 5 1 minus 1/2 is 1/2, 1 plus 6c6 1/2 6 और वो 0. अच्छा, इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं? इसको 6c4 को कैसे आप सॉल्व करते हैं? 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 into 5 divided by 2, दैट इज 15. और इसको 6c4 को दैट इज 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दैट इज 6, और इसको 6c6 इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल दैट इज 1. सो मतलब ये होगा 15, 2 2 4 2 8, 2 16. या तो डायरेक्टली आप एक काम करो ना,
से ये है 15 1/2 रेज पावर 6 प्लस 6 1/2 रेज पावर 6 प्लस 1/2 रेज पावर 6. सो ये होगा 1/2 रेज पावर 6 कॉमन आएगा. 15 प्लस 6 21 22. So this is 22 divided by 64, which is 11/32. So this is the p value for this. Easy था यार, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, easy था. Let's try to solve this question. See यहाँ पे क्या करना है आपको, type 1 probability of type 1 and power of the test निकालना है. Let p be the probability that coin will fall ahead at a single toss in order to test h naught. इस क्वेश्चन को ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँ, क्योंकि टी पे बेस है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँ. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करें. Let p be the probability that a coin will fall ahead at single toss. In order to test this, the coin is tossed 5 times. Coin is tossed 5 times. अगर x follows Bernoulli 1, theta है, so summation I is equal to 1 to 5. xi will follow binomial 5, theta, क्योंकि 5 times बोला है ना, तो n is 5. ठीक है. h naught is rejected if more than 3 probability of rejecting h naught and h naught is true, that is alpha. ठीक है, तो ये कहता है कि reject h naught when probability more than 3 heads are obtained. The probability y is greater than 3 when h naught is true, that is alpha. ये आपको निकालना है. और probability y greater than 3 h1, that is 1 minus बीटा, ये निकालना है आपको. ठीक है, ये दो चीजें आपको निकालनी, ये दो चीजें आपको निकालनी, ये दो चीजें आपको निकालनी. हो जाएगा ना. इसमें क्या करना है, 5 c3 थीटा क्या है, थीटा इज 1/2, 3 1/2 2 प्लस 5c4 और फिर इसके साथ जो टर्म प्लस 5c5 और फिर इसके साथ जो, यही 3 टर्म्स आपको निकालनी है अल्फा के लिए. और बीटा के लिए थीटा की जगह 3/4 पुट करना है. और इसमें जो अल्फा आएगा, अल्फा है शायद 3/16, एक बार चेक कर लेना. और बीटा जो है 47/128 और 1 माइनस बीटा जो है दैट इज 81/128. एक बार देख लेना इसको. ठीक है, ये आप खुद कर लेना. इजी है, बिल्कुल इजी है. प्रोबेबिलिटी y greater than 3, प्रोबेबिलिटी y greater than 3, बट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ h naught and h1.